तो डिस्कशन स्टार्ट करें हम। ओके, आप सब रेडी हो ना? तो चलिए आप आ जाइए टेलीग्राम पे, इसको मिनिमाइज करके सब लोग टेलीग्राम पे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से ना। तो हमारा आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताएंगे ना? देखिए पहला क्वेश्चन है, द वर्ड जेनेटिक्स वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। मिनिमाइज कैसे करते हैं? अरे बैक जो होता है ना किसी ये राइट वाला बटन जो है मोबाइल का, वो कर दो, हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना? ओके, पहला क्वेश्चन है, द वर्ड जेनेटिक्स वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय। तो जेनेटिक्स वर्ड गिवन बाय बैटसन, ठीक है। जॉनसन जिन्होंने लगाया है भाई, जॉनसन ने दिया था जीन वर्ड, ठीक है। जीन टर्म गिवन बाय जॉनसन 1907 या 9 ऐसे करके है। और ग्रेगर जॉन मेंडल तो अपना दिए थे सारा लॉ, 3 लॉ दिए थे जिसमें से एक खत्म हो गया था, 2 को मानते हैं हम। तो जेनेटिक्स वर्ड सजेस्ट या गिवन बाय बैटसन। ओके, तो पहला का ये हो गया। यहाँ पे बल्ब है, बल्ब को काफ़ी अच्छे से आप यूज कर सकते हैं, काफ़ी मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन पहले वाले क्विज में दे रखे हैं। दूसरा क्वेश्चन था, मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी वाज रीडिस्कवर्ड बाय। तो देखिए ऐसा कहा जाता है जब मेंडल ने अपना काम किया था तो मेंडल के काम को रिकग्निशन नहीं मिल पाया था। आप बता सकते हैं मेंडल का काम क्यों? मैं बता रहा हूँ, देखो मेंडल के काम को लाइमलाइट में इसलिए नहीं लाया जा सका क्योंकि मेंडल के जितने भी काम थे मैथमेटिकल था, ठीक है। तो वो लोगों को समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ा रीजन रहा उस समय का कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके एक बुक आई थी मार्केट में, जिसे लिखा था डार्विन ने, ठीक है। तो लोग उसको लेके एकदम पागल हो चुके थे, लोगों को लगता था भाई ये क्या आ गया, हम लोग तो पहले से मानते आ रहे थे कि जो जीव की उत्पत्ति हुई उसको भगवान ने बनाया, ऐसे हुआ। डार्विन कैसे कह सकते हैं कि जीव की उत्पत्ति ऐसे हुआ है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन हुआ है कैसे? मतलब डार्विन की वजह से लोग नहीं ध्यान दिए। मोस्टली डार्विन इज ए विलन इन द स्टोरी ऑफ मेंडल, ऐसे आप कह सकते हो। ओके, तो डार्विन की वजह से, और उनका काम था मैथमेटिकल था, तो इसलिए मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी वाज रीडिस्कवर्ड भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए 1900 में ना, 1900 में आए थे ये डार्विन, आए थे डिविरीज और कोरेंस और शेरमार्क। तो ये अलग अलग जगह से काम किए और उन्होंने खोज निकाला ये मेंडलिज्म को फिर से दोबारा। तो ये हो गया आंसर सी का, काफी लोगों ने सही किया। अगला क्वेश्चन तीसरा है, विच मेंडेलियन आइडिया डिसिपेटेड बाय द क्रास इन विच द F1 जनरेशन रिसेम्बलेंस बोथ पेरेंट्स। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा है इसमें से जिसमें जो F1 जनरेशन के प्रोजेनी होते हैं ना, वो दोनों से पेरेंट्स से मैच करते हैं। तो आपने ऐसा कुत्ते देखे होंगे, भैंस गाय देखे होंगे जो दो दो कलर के होते हैं ना। तो दो दो कलर के कैसे होते हो? ऐसे होते हैं कि जैसे फीमेल मान लीजिए वाइट है, मेल मेल जो है वो ब्लैक है, तो वो दोनों का कलर उसमें। कोडोमिनेंस मतलब होता है ओवरलैपिंग करेक्टर। कोडोमिनेंस मतलब ओवरलैपिंग करेक्टर, जैसे रॉन कलर आप काऊ होता है ना, तो वो होता है कोडोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? उसमें ओवरलैपिंग नहीं होता करेक्टर का, वहाँ पे इंटरमिक्स करेक्टर होता है। जैसे रेड एंड व्हाइट का क्रॉस करा रहे हैं तो वहाँ पे क्या बनता है? पिंक बनता है। समझ गए आप सब? समझे कि नहीं? दोनों में रेशियो जो होता है 1:1 ही होता है, ये बात ध्यान रखना। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, या द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिसेम्बलेंस इज पेरेंट इज नोन एज। अगर कोई भी बच्चा है ऑफस्प्रिंग है, वो पेरेंट्स की तरह दिखता है, तो वो कैसे दिखता है? रिसेम्बलेंस, इनहेरिटेंस तो कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है इनहेरिटेंस बोलते हैं। रिसेम्बलेंस को मान सकते हैं कि दिखने में होता है, लेकिन हेरिडिटी की वजह से वैसा दिखता है। आप देखेंगे तो हेरिडिटी की वजह से ही होता है। जैसे कोई भी है, जैसे पेरेंट्स ने अपने कैरेक्टर को ट्रांसफर किया बच्चों में, जैसे आंखों का कलर हो गया, बाल का हो गया साइज, तो आप अपने आंखों का कलर देखेंगे तो या तो आपके पापा से मैच करेगा या तो मम्मी से मैच करेगा। आंखों का कलर हो गया, बाल वाल हो गए, तो ये सब हेरिडिटी की वजह से होता है। ओके, समझ गए? रिसेम्बलेंस और इनहेरिटेंस नहीं मारे मारेंगे बाकी यहाँ पे। द क्रॉसिंग ऑफ F1 टू आइदर ऑफ द पेरेंट्स, देखिए यहाँ पे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना। म्यूट कर लो जो लोग नहीं बोल रहे हैं। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? F1 हेट्रोजाइगोट का क्रॉस कराते हैं रिसेसिव पेरेंट से, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस कराएंगे स्मॉल ए से। तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में फिक्स होता है कि हम F1 हेट्रोजाइगोट का क्रॉस करा रहे हैं रिसेसिव पेरेंट से, दैट इज द टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस आइदर ऑफ द पेरेंट्स। आप रिसेसिव से भी करा सकते हैं F1 हेट्रोजाइगोट का, या तो डोमिनेंट से भी करा सकते हैं। तो वो हो गया आपका बैक क्रॉस। समझ गए आप लोग?
होमोजाइगोसिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो देखो यही है ना, टेस्ट क्रॉस करके, टेस्ट क्रॉस जब करोगे ना तो कैरेक्टर जो अलग अलग, जैसे मान लो कैपिटल स्मॉल ए है, स्मॉल ए से कराओगे तो रेशियो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी है, उससे टेस्ट क्रॉस करा के पता करा सकते हो। मतलब देखो अगर तुम डोमिनेंट पेरेंट ले लिए, कैपिटल ए ले लिए, अगर उसे रिसेसिव के साथ क्रॉस करा रहे हो स्मॉल ए के साथ, तो जो F1 आएगी वो हेट्रोजाइगोट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम किसी भी रिसेसिव का रिसेसिव के साथ कराओगे तो वो रिसेसिव आएगा। मतलब ऐसे करके तुम्हें पता नहीं है कि जो हमारे पास है वो रिसेसिव है कि नहीं है, ऐसे पता है तो कर लोगे। जैसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ना, जैसे देखो कोई तुम्हारे पास प्लांट है गेहूं का, वो मान लो हेट्रोजाइगोट है, तो हेट्रोजाइगोट है और एक एक पूरा डोमिनेंट है, तो हेट्रोजाइगोट वाला का क्रॉस कराओगे रिसेसिव के साथ तो छोटे प्लांट आएंगे, लेकिन डोमिनेंट वाला का रिसेसिव के साथ कराओगे तो सब बड़े ही प्लांट आएंगे, ठीक है। तो ऐसे तुम जीनोटाइप पता कर सकते हो होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी का, समझे। एंड इसेप्शन ऑफ मेंडल लॉ इज, तो मेंडल लॉ के इसेप्शन क्या है, मेंडल ने 3 लॉ दिया था, डोमिनेंस का, प्योरिटी ऑफ गैमेट या सेग्रीगेशन का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। तो ये जो लिंकेज है, लिंकेज जो है ये इसेप्शन है, लिंकेज जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिसअलाउ करता है, ठीक है। लिंकेज में क्या होता है, अगर कोई भी जीन है क्रोमोसोम पे अगर पास पास होते हैं तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक है, वो एक साथ दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वो होता है लिंकेज, ठीक। पी प्लांट वेयर यूज टू मेंडल एक्सपेरिमेंट बिकॉज, तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, एक तरह से मान सकते हैं ऑल ऑफ द एबव कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट करेक्ट आंसर होगा उसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर है। आप बताओ कंट्रास्टिंग करेक्टर मतलब क्या होता है। चंदन म्यूट करो अपने आप को। वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिफरेंस होगा कंट्रास्ट, मतलब जैसे कि हाइट ले लिया जाए तो एक्सट्रीमली ड्वार्फ और एक्सट्रीमली टॉल, ऐसा उसको कंट्रास्टिंग करेंगे। या जैसे फ्लावर का कलर, का पोजीशन देखा जाए तो हाँ, फ्लावर का पोजीशन देखा जाए तो एक्सियल होगा या टर्मिनल। एक्सट्रीमली मतलब इंटरमीडिएटेड फॉर्म नहीं आ रहा होगा, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। दो दो करेक्टर है, मतलब अल्टरनेटिव वहां पे रहे, जैसे टाल का है तो डॉट रहे। यस यस, तो मटर में जो, यस, मटर में जो करेक्टर थे वो मतलब 7 पेयर करेक्टर थे जो कि हमेशा कंटेस्टिंग थे मेंडल के लिए, इसलिए उन्होंने यूज किया उसका मोस्टली, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। वहाँ पे क्या होता है, सारे गैमेट अलग अलग हो जाते हैं जब F1 हेट्रोजाइगोट का जब हम क्रॉस कराते हैं ना, सेल्फिंग कराते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग आ जाता है रेशियो 1:2:1 में, ठीक है। एलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, एकदम सही है, सेपरेट तो होते ही हैं। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर इज ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोमल ड्यूरिंग मियोसिस, तो दूसरे का ही एक्सटेंशन फॉर्म तीसरा दे दिया गया है। तो बस इतना जानिए, लॉ सेग्रीगेशन में प्यूरिटी ऑफ गैमीट हो जाते हैं, सेग्रीगेशन हो जाता है एलील्स का, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द एबव करेक्ट आंसर है, ओके। अगला क्वेश्चन, दूसरा नाम भी है प्यूरिटी। हाँ तो बताया ना, प्यूरिटी ऑफ गैमेट बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। अगला क्वेश्चन है if both genotype and phenotype show the same ratio 1:2:1 F2 इट्स सो। देखिए, तो ये ना हमारे MSc एंट्रेंस जब मैं दिया था BHU का तब का क्वेश्चन है। तो ये कोडोमिनेंस भी बहुत लोग कह सकते हैं कि कोडोमिनेंस में ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं है। इनकम्प्लीट, यार कॉल कर रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, ये जो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो होता है सेम होता है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट होगा। कंप्लीट डोमिनेंस, क्या कंप्लीट डोमिनेंस में कैसे होगा, नहीं होगा। टेस्ट क्रॉस डिटरमाइन, ये क्वेश्चन देखो रिपीट है, टेस्ट क्रॉस डिटरमाइन करता है जीनोटाइप ऑफ द F2 प्लांट, मैंने बताया कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। द जीन फॉर द 7 कैरेक्टर चूजन बाय मेंडल लोकेटेड ऑन, तो जो मेंडल ने अपना 7 पेयर किया था, जैसे कि था सीड का शेप था, सीड का कलर, स्टेम हाइट, और था आपका फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोर्ट कलर एंड पोर्ट शेप, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5, 7 पे लोकेटेड थे। तो जो ये करेक्टर थे, आप ये भी देख लेना कि जैसे 1 वाले क्रोमोसोम पे कौन कौन से करेक्टर थे, 4 वाले पे कौन कौन से करेक्टर थे, 5 पे कौन से करेक्टर थे और 7 पे कौन से करेक्टर थे, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए रेसिप्रोकल क्रॉस। द क्रॉस वेयर द सोर्स ऑफ गैमीट आर रिवर्स इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। रेसिप्रोकल क्रॉस एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे मान लो तुम्हारा दो कोई प्लांट है, ए एंड बी प्लांट है, तो तुम कभी ए प्लांट को मेल की तरह यूज कर लिया, बी को फीमेल की तरह, फिर
उल्टा कर दिया, ए को फीमेल चूज कर रहे हो या बी को मेल, या फिर उल्टा बी को मेल ए को फीमेल, तो उल्टा करके। तो इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है एक्चुअली में, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पढ़ोगे ना, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, तो वहां पे होता है द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विलर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ। तो कह रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी जो सट्टन एंड बावेरी ने दिया था, किस कौन से लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है हर लॉ को, क्रोमोसोम में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो करता है, जो डोमिनेंट रहेगा वो, जैसे कि एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंस है, ठीक है, तो वो डोमिनेंट वाला रिसेसिव को स्टॉप कर देगा, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट शो कर देगा, और तुम्हारा हेट्रोजाइगोट है, जैसे रिसेसिव वाला जीन नहीं शो करेगा, डोमिनेंट वाला शो करेगा, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी करेगा, सेग्रीगेशन भी फॉलो करता है, और यस यस। अगला क्वेश्चन है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन इज वायलेट्स इज मेनी इंस्टेंट ड्यू टू। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो कौन नहीं करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहते हैं कि कोई भी जीन आसानी से किसी भी जाके गैमिट बना सकते हैं, किसी के साथ मिलके गैमिट बना सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है आसानी से, ठीक है, तभी तो वो गैमिट बना रहे हैं क्रॉसिंग ओवर करके। लेकिन अब क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम पे जीन जो है एकदम पास पास है, उनमें क्या है आपस में बहुत बॉन्ड बना है, लिंकेज है, तो वो आसानी से गैमिट बना नहीं पाएंगे, आसानी से अलग नहीं हो पाएंगे, आसानी के साथ किसी के साथ जाके पार्टिसिपेट करके गैमिट नहीं बना पाएंगे, तो उसको फॉलो नहीं करेगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसको वायलेट्स करता है, किसको फॉलो नहीं करता, लिंकेज, मतलब उसका उल्टा क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का शत्रु कह सकते हैं, तो लिंकेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया वो क्रॉसिंग ओवर क्रॉसिंग डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर और नेट लिंकेज। है लिंकेज देखियो मैं बताता हूँ, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है डिफरेंस। देखो क्रोमोसोम पे जीन अगर देखो साथ साथ बहुत पास पास रहेंगे तो क्रॉसिंग ओवर का जो टेंडेंसी रहेगा बहुत ही कम रहेगा। अगर जीन जो है क्रोमोसोम पे दूर दूर अगर रहेंगे सिचुएटेड, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा। मतलब अगर जीन अगर पास पास है तो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज दोनों ऐसे कहेंगे कि अपोजिट है, ठीक है। हाँ भैया, उसका जो डिस्टेंस है उस पे उसको उस वही पे डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर होगा या नहीं। वही चीज। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू म्यूटेंट्स हैविंग द सेम फिनोटाइप वेयर क्रॉस द प्रोजेनी ऑफ्टन शो अ वाइल्ड टाइप फिनोटाइप दस द म्यूटेशन आर। तो कह रहा है कि भाई दो म्यूटेशन थे, देखो ध्यान से सुनना, दो म्यूटेशन थे, ठीक है, दो म्यूटेंट वैरायटी थे, हम उसको क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन फिर से हम वाइल्ड टाइप की वैरायटी पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो म्यूटेशन जो था ना एलील वाले में था ही नहीं, मतलब गैमिट वाले सेल में था ही नहीं, एलीलिक में नहीं था, जो मतलब रिप्रोडक्टिव सेल थे उसमें नहीं था, जो गैमिट बनाने में हेल्प कर रहे थे, वो नॉन गैमेटिक या नॉन एलेलिक वाले में म्यूटेशन था, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। समझ गए, समझे कि फिर से समझो सोमैटिक सेल पे क्या। सोमैटिक सेल पे वो होगा। वही चीज ना, नॉन एलेलिक या सोमैटिक सेल में था इसलिए हुआ। अगला क्वेश्चन है ए मदर ऑफ ब्लड ग्रुप ओ एंड ग्रुप हैज ओ, मतलब मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ था, उसको बच्चा हुआ ओ वाला, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, या ओ हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं 3 एलील होता है ए बी ओ, और 3 एलील होता है तो वो जीनोटाइप बना सकता है ए ओ, बी ओ, और ए ओ, ठीक है। तो ऐसे करके 6 टाइप का जीनोटाइप बनता है। तो ए बी है यस यस ए बी भी रहेगा, ए बी भी रहेगा। तो अब ए है ब्लड ग्रुप पापा का, तो वो ए ओ बनाएगा, बी है तो बी ओ बनाएगा, ओ तो ओ है ही, तो मम्मी का ओ था तो ओ मिला, आई ओ, तो बन गया बच्चा आई ओ। तो सिंपल सा है। नंबर ऑफ बार बॉडी इन द ह्यूमन फीमेल सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है 21 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाता है, इसलिए होता है, ठीक है। तो ये सोमैटिक जो होता है आपका कहाँ पे होता है, ऑटोसोम में होता है ना, तो ऑटोसोम में होता है, इसलिए यहाँ पे जो एक्स का नंबर रहेगा डाउन सिंड्रोम में फीमेल के पास वो 2 ही रहेगा, ठीक है। 2 एक्स होगा जो डाउन सिंड्रोम से सफ़र कर रही होगी फीमेल। तो एक एक्स क्रोमोसोम, अगर 2 एक्स क्रोमोसोम रहता है तो वहाँ पे बार बॉडी 1 होता है, अगर 3 एक्स क्रोमोसोम है तो बार बॉडी 2 रहेगा, 4 एक्स क्रोमोसोम तो बार बॉडी 3 रहेगा, ऐसे करके। तो डाउन सिंड्रोम वाले के पास 2 एक्स क्रोमोसोम, तो उसके पास बार बॉडी कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, समझे। और कोई बोलो भाई, हेलो। हाँ भैया समझे। अगला क्वेश्चन है अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट विथ वाइट फ्लावर, ऑल द F1 प्रोजेनी हैड रेड फ्लावर, दिस इज बिकॉज ऑफ। तो देखो ये कंप्लीमेंटेशन होता है ना, कंप्लीमेंटेशन या कंप्लीमेंट्री टेस्ट 9:7 रेशियो वाला। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जैसे एक जीन काम करता है, जैसे दोनों जीन साथ में काम करेंगे तभी कलर प्रोड्यूस होगा, एक जीन काम कर रहा है दूसरा जीन नहीं कर रहा है तो कलर प्रोड्यूस नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्या करा, एक क्रॉस मेड बिटवीन टू प्लांट विथ वाइट फ्लावर। ठीक है, दोनों प्लांट थे वाइट फ्लावर वाले, लेकिन दोनों के पास एक एक जीन ऐसे थे, दोनों साथ में अगर काम करे तो वो कलर बना सकते हैं। अगर एक वाइट फ्लावर का जीन अगर अकेला काम कर रहा है और एक का अकेला कर रहा है तो कलर वाला नहीं बन रहा है, लेकिन दोनों वाइट वाले साथ में मिलकर अपने अपने जीन को एक्सप्रेस करा रहे हैं तो कलर बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये कम्प्लीमेंटेशन हो गया, समझे। रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसलोकेशन, ये सब तो जानते ही हो आप सब। रिकॉम्बिनेशन कब होता है बताओ, रिकॉम्बिनेशन कब होता है सेल साइकिल के किस फेज में, बताओ भाई। पैकेटिन में। पैकेटीन में होता है या जाइगोटीन में, बता दो। नहीं, पैकेटिन में, जाइगोटिन में वो सिनेप्सिस होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, फिनोटिपिक ट्रेट्स कैन एग्जिबिट ए कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन ये कॉन्सेप्ट आ गया आपका क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस या क्यूटीएल, क्वांटिटेटिव टेस्ट लोसाई वाला कॉन्सेप्ट जो होता है। ठीक है, फिनोटिपिक वेरिएशन वाला, तो ये होता है ना मल्टीपल लोकाई, अ मेजर डिविएशन फ्रॉम मेंडल लॉ। ठीक है, लिंकेज जो है मेंडल लॉ का डिविएशन है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वायलेट्स कर देता है, खत्म कर देता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू हेरिडिटी बाय मेल एंड फीमेल कैन बी डिटेक्टेड बाय। तो यही चीज़ है जीनोम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे देखिए मेल क्या है, मेल सिर्फ न्यूक्लियस में का जीन दे रहा है प्रोजेनी को, लेकिन फीमेल जो है अपने न्यूक्लियस के साथ साथ अपने माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का भी जीन दे रही है। बहुत सारे ऐसे डिजीज भी होते हैं ना ह्यूमन में कि जो ऐसे करके साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कारण होते हैं। ठीक है, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी माइटोकॉन्ड्रियल जीन के डिफिशियंसी से भी डिजीज होते हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रेसिप्रोकल क्रॉस से डिटरमाइन किया जाता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ गए आप, मेल जो होता है सिर्फ न्यूक्लियस का, मतलब मान लीजिए मेल अगर 50 के बी डीएनए, ऐसे मैं एक नॉर्मली बोलता हूँ, वो कर रहा है, तो फीमेल भी 50 के बी कर रही है, प्लस वो माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट के भी कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया करेगी, क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है। तो ऐसे करके अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक काज ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में मियोटिक नॉन डिजंक्शन, नॉन डिजंक्शन का मतलब बताओ आप कोई तो पहले, मनोज जी को छोड़ के बताओ, और कोई नॉन डिजंक्शन मतलब समझते क्या हो, बताओ। नॉन डिजंक्शन मतलब क्या समझते हो, कोई बोलो। हेलो भैया, ट्रेट सेपरेट नहीं होते क्या? देखो क्या होता है, नॉर्मली जब हमारा सेल डिवाइड करते हैं ना तो क्रोमोसोम वो सेपरेट होते हैं ना एनाफेज में, तो यही सेपरेशन नहीं होता, तो सेपरेशन नहीं होता, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता, तो पूरा पूरा क्रोमोसोम एक सेल के पास चला जाता है। ठीक है, इस वजह से डाउन सिंड्रोम वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जैसे एक नॉर्मल क्रोमोसोम था, डिवाइड होकर आधा आधा बढ़ रहा था प्रोजेनी में, लेकिन वो उसका जो हुआ सेंट्रोमियर डिवाइड ही नहीं किया एक बार। वही नॉन डिजंक्शन मतलब सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं कर रहा है, पूरा पूरा क्रोमोसोम एक सेल के पास जा रहा है ना। तो डाउन सिंड्रोम का ये होता है 21, वही होता है ट्राइसोमी 21 पे, तो इसी वजह से होता है मियोटिक नॉन डिजंक्शन। समझ गए। भैया, हम्म, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन है क्या? लिंकेज, ये मियोटिक, हाँ हाँ इसे कह सकते हैं एज सच। मतलब वो तो सेग्रीगेट नहीं होगा ना, हाँ हाँ सेग्रीगेट तो नहीं होगा ना, तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा सर। हाँ हाँ कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भैया, ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया, एबीओ जो है 3 टाइप के एलील हैं, इसमें ए ओ बी बी और बी ओ ए बी ओ ओ 6 टाइप के जीनोटाइप बनते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लड बनते हैं। ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किसने किया था बताओ तो, तुम आप सबसे पूछूं, ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किस, एंड डी की स्टेलो एनिस्टनी, और और ये बताओ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की खोज किसने की थी, नहीं पता। विलियम हार्वे ने की थी। ओके, व्हाट इज गैमिट, गैमिट, अरे यार गैमिट में गलत, गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड दो ही है, सोमैटिक सेल नहीं होता, गैमिट जर्म सेल होता है। इसमें मैं क्या बताऊं, बताओ आप सब, कितने लोगों ने गलत कर दिया ये, सपना, अरे फूल शादी में बहुत लोगों ने गलत किया है, गैमिट नहीं जानते, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, स्पर्म एंड ओवरी, ये सब। अगला क्वेश्चन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन, ये देखो क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया। मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो था उनका प्राइमरी जो ऑब्जर्वेशन था वो तो बस ऊपर से ही मटर को, पौधे को देख के, फूल पौधा उसका उसमें पोट कैसे आ रहे हैं, उसका सीड कैसा है, तो जो सामने से देख के पता चले हमें, उसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी का मतलब बताओ कोई तो पहले,
क्वालिटी और क्वांटिटी। है क्वांटिटी का मतलब है मतलब भैया क्वालिटी का मतलब कितना एक लोग बताओ यार। कि उसका कैरेक्टर दिख रहा है सामने से वो होता है। और क्वांटिटी नंबर होता है ना, क्वांटिटी हाँ क्वांटिटी नंबर होता है। क्वांटिटी नंबर होता है। अमाउंट भी हो सकता है ना। या अमाउंट भी हो सकता है, अमाउंट नंबर, अमाउंट है जैसे 100 किलो अमाउंट हो गया, नंबर हो गया 100 नंबर हो गया, सिंपल। तो मेंडल ने जो किया था वो नंबर पे नहीं काम किए थे ना मोस्टली, मतलब इनिशियल वर्किंग तो उनका यही था ना कि वो देख रहे थे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसका कलर कैसा है, किसमें पौधा कैसा लग रहा है, उसका फूड उसका सीड कैसा है, तो वो क्वालिटेटिव जेनेटिक्स पे काम किए थे ना, समझे? नहीं उसमें ये था ना कि बहुत सारा स्टैटिक्स वगैरह दिए थे तो इससे थोड़ा कंफ्यूजन आ नहीं गया नहीं कि नहीं, क्वालिटेटिव। बेस्ड ऑन है ना, बेस्ड ऑन यार, बेस्ड ऑन लिखा है तो इससे समझना चाहिए ना क्वालिटेटिव जेनेटिक्स। यहाँ बटन पे क्लिक करके देखो, मेंडल आज फर्स्ट इनहेरिटेंस और क्वालिटेटिव और डिसकंटिन्यूअस टेस्ट पे काम किए थे, तो क्वालिटेटिव होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, गायनेकोमास्टिका एंड इजीस्टरल। तो देखो पहले बताओ क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे किस वजह से होता है, ट्राइसोमी होती है कि मोनोसोमी, और किस क्रोमोसोम नंबर पे होता है, बताओ 47 पे होता है। वाइट पे होती है। किस पे होता है? 47 क्रोमोसोम होता है, ह्यूमन में तो 46 ही होता है, 47। नहीं बताओ फिफ्थ पे होता, फिफ्थ क्रोमोसोम पे होता है या 13 पे होता है, 18 पे होता है, 21 पे होता है? ये 21 पे होता है। 21 पे तो डाउन होता 21 होता है। है, 21 पे तो डाउन, 21 पे तो डाउन सिंड्रोम होता है, होता है। मोनोसोमी होता है, 18 पे एडवर्ड होता है। 18 पे एडवर्ड होता है, 5 पे कौन सा होता है बताओ? 5 पे होता है पटाउ सिंड्रोम, उसका क्यू आर्म डिलीट हो जाता है, शॉर्ट आर्म डिलीटेड, पटाउ सिंड्रोम। 13 पे होता है यार क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी होता है। चंदन कहाँ हो? देखो तो गायनेकोमास्टिका क्या होता है, कोई पता है? शंकर भगवान को देखो आप लोग, हाँ शंकर भगवान के बहुत सारे शंकर भगवान के बहुत सारे फोटो में आधा वो शंकर भगवान होते हैं, आधा पार्वती माता होती है, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ गायनेको, या दैट इज एग्जांपल ऑफ गायनेकोमास्टिका, ठीक है? तो इसमें फीमेल जो होती है ना वो मेल की तरह दिखने लग जाती ट्रेन है। में भी होती है, कहाँ पे होती है? ट्रेन में, ट्रेन ट्रेन में, ठीक है। तो ये क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम जो 13 क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी की वजह से होता है, याद कर लो यार। अगला क्वेश्चन है, देखो ऐसे ही बताता हूँ ना, एक सबसे बड़ी दिक्कत आप सबकी पता है क्या है? आप सब ना क्वेश्चन नहीं समझते हो। जैसे 29 का क्वेश्चन है, ऑकेजनली कभी कभी अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, एक जो जीन होता है बहुत सारा इफेक्ट शो कर देता है, तो ये क्या होता है? जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं बदल के आप सबसे पूछूं, कभी कभी ऐसा हो जब बहुत सारे जीन मिलके एक ही काम करे, तो उसे क्या बोलेंगे, बताओ? मल्टीपल एलिज, क्या बोलेंगे बताओ? बहुत सारे जीन मिलके एक काम कर, जैसे दो जीन आपस में इंटरेक्ट करके एक काम कर रहे हैं, तो बताओ। अच्छा ये बताओ किसका एग्जांपल है ये सब जो पढ़े हो, डुप्लीकेट जीन एक्शन, कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन, तो ये किसके अंडर आते हैं? कम्प्लीमेंट्री में भी तो दो जीन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, कलर प्रोड्यूस करा रहे हैं। डुप्लीकेट जीन एक्शन में जो कैप्सुला बर्सा पेक्टोरिस है उसका फ्रूट का शेप भी तो दो जीन मिलके कर रहे हैं। जाके देखना, कोई नहीं बता रहे हो। पॉलीजेनिक होगा भाई। पॉलीजेनिक नहीं होगा, अब देख के बताना फिर। याद नहीं आ रहा है वो। हाँ नहीं याद आएगा, चलो देखो, जब एक जीन होता है कई सारे काम करे तो उसे प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे कि माउस में होता है ना, तो माउस में एक वाई जीन पाया जाता है ना, तो अगर वाई वाला जीन है, अगर वो हमेशा डोमिनेंट फेज में रहेगा तो वो डेथ करा देगा, और वही वाई जीन अगर अकेला रहता है कैपिटल वाला, तो वो क्या करता है, वो कलर प्रोवाइड करता है, येलो कलर। और इतना प्लियोट्रॉपी के बारे में ये भी जान लो, रेशियो 2:1 होता है प्लियोट्रॉपी में, ठीक है? और इसको प्लांट में देखा था ई बार ने, एनिमल में देखा था क्यू नॉट ने। तो ये सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं। रेशियो याद रखना यार कि रेशियो इसका 2:1 होता है ना, 3:1 नहीं होगा, क्योंकि एक तो मर जाता है।
चलो आगे चलते हैं। पढ़ो, देखो पढ़ोगे आप सब तभी आएगा। अभी एज सच मैं भी, मेरा भी वीक पॉइंट जो है जेनेटिक्स हो गया, मालिकुलर, ये सब मुझे भी अच्छे से नहीं आते, मुझे भी पढ़ना होगा सही से। अगला क्वेश्चन है, 2 जीन ए एंड बी आर लिंक्ड इन अ डाई। क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा है सपना? पॉलीजेनिक नहीं होता है। उसका जो पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक के अंदर आता है सब कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, डुप्लीकेट, जीनेक्शन, एपिस्टेटिस, सब पॉलीजेनिक का है एग्जांपल। यस सर, जीन इंटरेक्शन नहीं पढ़े हो? हाँ भैया, जीन इंटरेक्शन का तो इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक इंटरेक्शन रहता है ना, तो उसमें से इंट्राजेनिक में आता है ये जो मैं क्वेश्चन पूछा कि जब कई सारे जीन एक साथ मिलके एक काम को करे तो उसे इंट्राजेनिक इंटरेक्शन बोलते हैं, ऐसे जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। ऐसे सिंपल सा यही चीज है जीन इंटरेक्शन, उस टॉपिक है उसका पूरा भाई ऊपर। चलो आगे देखते हैं। देखो ये ना 30 वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ये पूछ रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट रेशियो, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ कराओगे तो क्या होगा? तो ये रेशियो होगा 1:1:1:1:1। ठीक है। क्वेश्चन, डाई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 जीन द F1 हेट्रोजाइगोट। देखो F1 हेट्रोजाइगोट है ना, तो हेट्रोजाइगोट F1 का रहेगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी रहेगा। उसको होमोजाइगस रिसेसिव माने स्मॉल बी के साथ कराओगे तो रेशियो आएगा 1:1:1:1:1। ये बहुत सिंपल है। आगे अगले टेस्ट पे चलते हैं ना। कितने लोगों ने, प्रियंका पटेल, विवेक, नवीन, नेहा, परमजीत, यार आप सब में से तो नाम दिख नहीं रहा है, मतलब काफी टफ क्वेश्चन बना दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है, ट्राइसोमी एट 18 क्रोमोसोम। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर 21 पे ट्राइसोमी हो रहा है तो क्या होता है यहाँ पे? एडवर्ड होता है, सॉरी डाउन सिंड्रोम होता है। ट्राइसोमी 13 पे होता है तो क्लिनीफिल्टर होता है। अगर ट्राइसोमी 18 पे हो रहा है तो क्या होता है? एडवर्ड। मोनोसोमी कहाँ पे होता है बताओ? मोनोसोमी कहाँ पे देखा जाता है? किस डिजीज में मोनोसोमी होता है? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, वहां पे X0 करके होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेक्रेट ऑफ नेचर बुक राइटन बाई, ठीक है, सेक्रेट ऑफ नेचर बुक लिखा था एवी ल्यूवेनहॉक ने। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ये साइड इफेक्ट है एडवर्ड वाला। एडवर्ड वाला क्या? ट्राइसोम, जैसे हाँ, अरे तो एडवर्ड वाला इफेक्ट यही है भाई उसका, जैसे कि एडवर्ड वाला इफेक्ट यही रहेगा कि जो होगा ना, स्टेराइल हो जाएंगे सबसे पहली बात, सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही है। फिर उसमें जो रहेगा इसका इफेक्ट क्या होता है ना, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल ना गड़बड़ा जाता है, तो इसके वजह से ये हो जाता है। ठीक है, जब क्रोमोसोम नंबर गड़बड़ा जाता है तो उसका लेवल इधर उधर हो जाता है, इसके वजह से मस्कुलिन डेवलपमेंट है सब करके, बहुत देख लेना है गूगल पे सब मिल जाएंगे क्या क्या है। सेक्रेट ऑफ नेचर बुक किसने लिखा था? ल्यूवेनहॉक ने लिखा था, 1662 शायद है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो बैक्टीरिया का अध्ययन किए थे ना, तो यही सेक्रेट ऑफ नेचर बुक में लिखे थे। पैनजेनेसिस थ्योरी गिवन बाय डार्विन है। तो डार्विन क्या कहते थे? नॉर्मली आज हम जानते हैं कि जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म बनाता है, ऐसे ओवरी से ओवम बन रहा है। लेकिन डार्विन का कहना था कि हमारे बॉडी के हर एक सेल कुछ ऐसे अमाउंट में कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। वो केमिकल आते हैं हमारे गोनेडल सेल में इकट्ठा होते हैं, तो वो बनाते हैं स्पर्म और ओवम। ठीक है, पैनजेनेसिस का मतलब यही था। डार्विन अंकल कहते थे कि भाई हमारे बॉडी के हर एक सेल कुछ केमिकल्स, कुछ पैंजीन बनाते हैं, जो पैंजीन एक्यूमुलेट होते हैं हमारे गोनेडल सेल में, फिर तब स्पर्म बनता है, फिर तब ओवम बनता है, ऐसे करके। तो ये बात तो सही नहीं थी, तो पैनजेनेसिस था। ठीक है, डार्विन ने दिया था। उल्फ में कौन सा थ्योरी दिया था? उल्फ, के एफ उल्फ, बता सकता है कोई? एक थ्योरी तो दिए थे, बताओ कोई। प्री फॉर्मेशन थ्योरी पढ़े हो कभी आप सब? हेलो, एपिजेनेसिस दिए थे। हाँ हाँ भैया, प्री फॉर्मेशन वो स्वावर्डन दिए थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न वो कहते थे कि भाई स्पर्म के पास जो हमारे अभी चाइल्ड है ना, अभी तो हमें पता है कि चाइल्ड जो बनता है उसमें आधा फीमेल आधा मेल अपना पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन स्वावर्डन का कहना था कि जो स्पर्म होता है उसी में पूरा होमनकुलस होता है, पूरा ह्यूमन का जो छोटा पार्ट होता है ना स्पर्म में होता है। फीमेल एक्ट एज ओनली लाइक इंक्यूबेटर, वो सिर्फ सेवन करती है बच्चे का, ऐसा उनका मानना था स्वावर्डन का। तो ये सब बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है, पढ़ोगे तो बढ़िया लगेगा। ह्यूगर डिवीज ने दिया था कौन दिया? ह्यूगर डिवीज ने कौन सा थ्योरी दिया? भाई मेंडल का तो पता है सबको। ह्यूगर डिवीज ने कौन सा थ्योरी दिया?
कैसा नहीं जेनेटिक्स में इधर करे। कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म किसने दिया? अच्छा ए भाई बंद कर दो ना। अगर मैं जानते हो जब क्लास ऐसे पढ़ा रहा हूँ ना, घर वालों को एकदम कहता हूँ शांत रहो आप सब, ठीक है? नहीं तो मेरे घर वाले भी बहुत चिल्लाते हैं। पास में बैठे हैं बस 10 मीटर। हाउ मेनी ईयर मेंडल वर्क ऑन पी? तो मेंडल कहाँ? ऑस्ट्रिया के बून शहर में, चेकोस्लोवाकिया में उनका जन्म हुआ था 1882। ये सब तो पता है। 1865 में उन्होंने अपना पब्लिश किया था। 7 ईयर तक काम किया था। मेंडल का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। उनको क्या था कि पढ़ना था, इसलिए वो चर्च के पादरी बन गए। फिर ऐसे मटर पे पौधे पे काम किया 7 साल तक। ये तो सबको आना चाहिए, ठीक है? 7 साल वाला। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, तो देखो ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे अब बताओ फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है? पहले बताओ। अब मैं भी पूछूं तो ए मतलब ए का मतलब क्या है? फुल फॉर्म राजनाथ। ए का मतलब आर्चीबाल्ड गैरोड, ठीक है? आर्चीबाल्ड होता है। फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, डोडगे। यस ओके। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये यूजेनिक्स और यूथेनिक्स और यूफेनिक्स में कोई अंतर बता सकता है क्या? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूफेनिक्स बताओ, पढ़ लेना। सब ह्यूमन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। यूजेनिक्स, यूथेनिक्स। यूफेनिक्स है कि ह्यूमन के डेवलपमेंट में मेडिसिन का क्या रोल है, मतलब मेडिसिनल, ह्यूमन मेडिसिनल जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं फेनिक्स में, ठीक है? फेनिक्स मतलब फार्मास्यूटिकल होता है ना। व्हीकल ऑफ हेरिडिटी इज, हेरिडिटी का व्हीकल कौन है? ठीक है, हेरिडिटी कैसे होता है? जीन हेरिडिटी को ट्रांसफर करते हैं ना। तो क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम होगा, ये देखो पढ़ लेना। ट्रूमैन्स पे जेनेटिक्स शुरू है ना, उसके पहले ही पेज में अच्छे से दिया है व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम। अब इसमें मैं क्या करूं? व्हीकल मतलब गाड़ी होता है, अब क्रोमोसोम ही तो सारा काम कर रहे हैं एक जगह से दूसरे। जब सेल का डिवीजन होता है, मोस्टली जब मूवमेंट होता है ना, तो जब सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का एनाफेज में, तभी तो वो आधे जीन को एक तरफ, आधे जीन को एक तरफ लेके चला जाता है, तो वही उसको व्हीकल कहेंगे ना। अगला क्वेश्चन है मेंडेलियन कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग, तो मियोसिस पढ़ा होगा भाई। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं, ठीक है? सारे आधा क्रोमोसोम एक तरफ, आधा क्रोमोसोम एक तरफ, तो ये हो गया सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। फिर एनाफेज सेकेंड में। अच्छा बताओ पहले, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज फर्स्ट में होता है या एनाफेज सेकेंड में? स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड में होता है भैया, में होता है सर। एकदम सही। तो वही मैं कह रहा हूँ, आधे क्रोमोसोम एक तरफ, आधे क्रोमोसोम एक तरफ, एनाफेज सेकेंड, फर्स्ट में गए। सेकेंड में क्या होता है? फिर से वो क्रोमोसोम इक्वेटर पे आते हैं। इस बार क्या होता है? सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, और एक क्रोमेटिड एक तरफ, एक क्रोमेटिड एक तरफ, ठीक है? ये क्वेश्चन याद कर लेना। एबीओ ब्लड ग्रुप जीन लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम, तो एबीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है, ठीक है, वो 9th क्रोमोसोम पे होता है। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में कोई बताए? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है बताओ, सुना है किसी ने नाम? नहीं, आप बताइए सर। देखो एक ना कैंसर होता है फिलाडेल्फिक कैंसर, तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्वेश्चन पूछ सकता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है जब 9th क्रोमोसोम होता है और 22 क्रोमोसोम होता है, उसमें ट्रांसलोकेशन होता है ना, मतलब 9 क्रोमोसोम का कुछ पार्ट टूट के 22 पे, और 22 का टूट के इस पे 9 पे आ जाए, तो जब ट्रांसलोकेशन होता है तो तब बनता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है? ब्लड कैंसर का कारण होता है यही फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो पूछ सकता है ट्रांसलोकेशन इन 9, 10, 22 क्रोमोसोम से बनता है। पी कैरेक्टर विच स्टडीड बाय मेंडल लोकेटेड ऑन हाउ मेनी क्रोमोसोम, क्वेश्चन रिपीटेड है, बता दिया मैंने। विच आर द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी, तो लिथैलिटी हो गया, जैसे वही है 2:2 क्यूनाट ने डिस्कस किया था। सिस्टिस फाइब्रोसिस हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना यार कि सिस्टिस फाइब्रोसिस कैसे कॉज होता है, फिर फिनाइलकीटोनुरिया कैसे कॉज होता है। फेनिलएलनिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जिससे ब्लैक यूरिन होने लगती है। और फिर सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, वहाँ पे वैलिन और ग्लूटामिक एसिड का क्या रोल है, कैसे। अगला क्वेश्चन है वन जीन कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट, ये प्लियोट्रॉपी है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि रिपीट हो रहे हैं तो थोड़ा क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए।
वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस गिवन बाई कौन? न्यूरोस्पोरा। अब बताओ वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी गिवन बाई यूनोफस्की। ओके चलो सही है। रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन तो 9:7 होता है, ठीक है। रिसेसिव एपिस्टाटिस का रेशियो बताओ अब आप। रिसेसिव एपिस्टाटिस का रेशियो क्या होता है? ये डोमिनेंट का है। 9:3:4 यस। डुप्लीकेट का 15:1 है। ये बताओ 9:6:1 किसका रेशियो है? पॉलीमॉर्फिक है। 9:6:1 किसका है? सप्लीमेंट्री होगा सर। यस सर, सप्लीमेंट्री। अच्छा देख लेना एक बार। ओके यस और सप्लीमेंट्री का 9 हाँ तो वही तो 9:6 ये पॉलीमेरिक का एडिटिव जीन फैक्टर होता है सर, देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन है डुप्लीकेट जीन एक्शन जीएस सल ने स्टडी किया था कैप्सेला बर्सा पेक्टोरिस, ठीक है। ये नीला कुरुंजी के बारे में कोई बता सकता है कुछ? मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है। व्हाट इज नीला कुरुंजी? भैया ये नीलकुरंजी प्लांट में होता है। स्ट्रॉबेरियंथस कुतियाना। क्या इसके बारे में और कुछ? भैया ये केरला पे पाया जाता है। और कुछ? हाँ 12 साल में एक बार खिलता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार 12 साल नहीं 14 से 15 साल ले रहा है, ठीक है। याद रखना अभी न्यूज में था कुछ महीने पहले। अगला क्वेश्चन है अ जीन दैट मास्क बाय अनदर जीन। ये क्वेश्चन देखो ना ध्यान से, आप लोगों ने पढ़ा नहीं। अ जीन दैट गेट मास्क बाय अनदर जीन, अगर मैं पूछूं अ जीन दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, दैट गेट हटा दूं बस यहाँ से तो इसका एपिस्टैटिक जीन हो जाएगा। लेकिन गेट मास्क्ड बाई, ठीक है, वो मास्क्ड हो रहा है दूसरे के द्वारा, तो ये हाइपोस्टैटिक जीन होगा। समझे? इसमें गलती आपने समझ गए? हाँ भैया। रिसेसिव एपिस्टैटिस मैंने पूछा अभी, आपने बताया 9:3:4। और क्या बताना है? बार आई देखो क्या होता है ना, बार आई में देखो एक होता है सिस्टीन, एक रीजन होता है क्रोमोसोम पे, ठीक है। ड्रोसोफिला का जब क्रोमोसोम देखोगे तो वहाँ पे जैसे 9A 9B ऐसे करके फिर 16A B 16C ऐसे करके होता है ना। तो 16A वाला क्रोमोसोम पे वहाँ पे एक जीन होता है 16A, उसका ना डुप्लीकेशन हो जाता है 16A, फिर उसके आगे भी 16A हो जाता है, तो उसके वजह से बार आई देखा जाता है। अब बताओ बार आई होता क्या है एक्चुअली में? कोई बताएगा? मुझे नहीं पता है बार आई, कोई बता दो। बार आई बताओ। कंपाउंड है। अच्छा कंपाउंड आई का यूनिट क्या होता है? कोई बताएगा? टीडिया। वेरी गुड जुलाजी, ये हो मतलब जुलाजी पढ़ी हो ना हाँ। तभी। चलो अगला क्वेश्चन चलते। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस भाई बता दिया, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड ये भी बता दिया उन्होंने फर्स्ट की। डी व्रीज ने बताया था आपका क्या बताया था डी व्रीज? यार डी व्रीज से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। डी व्रीज ने वही म्यूटेशन बताया था ना, जॉनसन ने जीन वर्ड दिया था। ये कौन सा पाकिस्तान से कौन मैसेज कर रहा है? द पप्स एंड रिंग आर एसोसिएटेड विद द पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम का डिस्कवरी किसने किया था? बताओ। पॉलीटीन क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं जानते? ईजी बल्बियानी। कहाँ से किए थे? सेलेवरी ग्लैंड। सुन रहे हो या मैं ऐसे ही हनुमान जी का कथा सुना रहा हूँ? हाँ भैया सुन रहे हैं। लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या होता है और कहाँ पे मिलता है? डिस्कवरी किसने किया था? देखो लैम्ब्रस क्रोमोसोम रकर्ट ने खोजा था फ्रॉम द साइट ऑफ द एम्फीबियन, या क्रियोनोमोस करके लार्वा करके होता है, उसके उस साइड से देखा गया था। इतना जानो ये सब लार्जेस्ट क्रोमोसोम में आते हैं, पॉलीटीन और लैम्ब्रस इट इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। अगर पॉलीटीन और लैम्ब्रस दोनों साथ में रहे तो पॉलीटीन इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। और एक क्रिसमस ट्री इफेक्ट करके एक फिनोमेना है, वो पॉलीटीन क्रोमोसोम में होता है, इसके लिए कंफ्यूज मत होना ना। अगला क्वेश्चन लैम्ब्रस है। लैम्ब्रस है या पॉलीटीन? लैम्ब्रस है। ओके मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं नहीं बता और मैं ही, ठीक है। लैम्ब्रस में क्रिसमस ट्री इफेक्ट देखा जाता है। सेंट्रोमियर हेल्प इन भाई, सेंट्रोमियर जो होता है ना, सेंट्रोमियर जो होता है
उस पे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जाके अटैच होता है। जब स्पिंडल फाइबर में कंट्रैक्शन होता है तो क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करता है सेंट्रोमियर। ठीक है, भाई सेंट्रोमियर से नहीं, वो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। कहाँ हो, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ओके, और उससे फॉर्म होके वो आता है, जो सेंट्रोमियर होता है उसके पास जो होता है वो क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। उस काइनेटोकोर से आपका फाइबर बाइंड करता है और क्रोमोसोम को मूवमेंट कराता है। अगला क्वेश्चन, हमारी बेइज्जती हो रही है। ओके, जीन कैन बी डिफाइंड एज, इसने इस पे दो लोगों ने दिया है मेरे को ठेंगा नीचे वाला। जीन कैन बी डिफाइंड एज, तो जीन को हम देखो ना क्या कहते हैं, सिस्ट्रान, रेकान और म्यूटान का नाम सुना है किसी ने? हेलो, जीन की छोटी इकाई होती है। हाँ, तो बेंजर मॉडल ऑफ द डीएनए था, तो उन्होंने जीन या डीएनए को क्लासिफाई किया था सिस्ट्रान, म्यूटान एंड रेकान में। सिस्ट्रान क्या होता है, यूनिट ऑफ फंक्शन होता है। अरे यार, ये कौन कॉल कर रहा है पाकिस्तान से, वीडियो कॉल फालतू। तो देखो क्या बताया, सिस्ट्रान यूनिट ऑफ फंक्शन, रेकान यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन या रिप्लिकेशन, और म्यूटान यूनिट ऑफ क्या होता है, म्यूटेशन। तो हो गया ना, जो रेकॉन हो गया रिकॉम्बिनेशन का यूनिट है, तो जीन ही है, तो वो यूनिट ऑफ फंक्शन नहीं कहेंगे, सेग्रीगेशन नहीं कहेंगे, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होता है जीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस प्लान जीन नहीं पता क्या, ये अगले साल का बना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्लोजर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन टू चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ओरंगुटान कैन बी ऑब्जर्व बाई भाई। ओहो भाई, देखो तो क्या होता है ना, ह्यूमन का और चिंपैंजी का, ठीक है, कहते हैं ना, अगर कौन म्यूट करो सपना अपने आप को, सपना म्यूट योरसेल्फ। तो क्या होता है, चिंपैंजी हमसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो रिलेटेड कैसे हैं, जब हम अपने क्रोमोसोम का क्या करते हैं ना, ईडियोग्राम करते हैं कैरियोटाइपिंग करके, तो बाइंडिंग पैटर्न जब क्रोमोसोम का देखते हैं ना, तो वो सेम सेम दिखता है। ओके, जैसे ट्रेसिंग मेथड ऑफ फॉसिलाइजेशन, भाई ये तो होगा नहीं, फॉसिलाइजेशन का ट्रेसिंग मेथड क्या, कुछ नहीं होगा। कैरियोटाइपिंग, हाँ कैरियोटाइपिंग इज द करेक्ट आंसर, बट बाइंडिंग कैरियोटाइपिंग करोगे तभी तो बाइंडिंग पैटर्न देखोगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, when two जीन आर सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन क्रोमोसोम, तो अगर दो जीन पास पास बहुत रहेंगे तो क्रॉसिंग ओवर का चांस तो बहुत कम रहेगा। ठीक है, अगर जीन दूर दूर होते क्रोमोसोम में तो क्रॉसिंग ओवर होता, लेकिन पास पास है तो उनमें लिंकेज बहुत ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर कम होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द टर्म जीन रेफर टू, जीन इज ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए होता है जो कि एक पार्टिकुलर काम करता है। ठीक है, लोकस पे। ठीक है, जीन एज ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए विच परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, सिंपल है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन, किन्होंने टू कहा है, ट्रू किसने किसने कहा है भाई, क्या ही बताऊं मैं। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है ह्यूमन में, दिमाग में डाल लो आप। यार इसको क्या चाहिए यार, कितना कॉल कर रहा है। द सम ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो जितना एक पॉपुलेशन में जितना जीन होता है उसे जीन पूल कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग लेंथ, तो ये इडियोग्राम या कैरियोटाइपिंग। देखो ये ना सही से बताओ ना, दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ना अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग लेंथ, ये कैरियोटाइपिंग इसका सही होगा। ठीक है, इडियोग्राम क्या होता है, जब यही कैरियोटाइपिंग करा के हम ग्राफ पे उसको ले लेते हैं तो वो इडियोग्राम होता है। ग्राफिंग जब करते हैं ना तो वो इडियोग्राम होता है, बस अरेंज करते हैं तो उसे कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। समझना आप सब। इसका कैरियोटाइपिंग होगा। हाँ, कैरियोटाइपिंग सही होगा इसका मेरे हिसाब से। यहाँ पे क्या दिया मैं, एक्सप्लेनेशन क्या दिया हूँ, आइडियोग्राम कंप्लीट फोटोग्राफ। देखो वहाँ भी फोटोग्राफ या डायग्राम दिया हूँ ना, तो ये मैं बहुत पहले सेट किया था, लेकिन इसका कैरियोटाइपिंग सही है। एक बार मैं इसे कंफर्म करूँगा। क्या हुआ, न्यूक्लियस क्या? नहीं कुछ नहीं कुछ। अगला क्वेश्चन है, सोमैटिक म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नो जिन्होंने किया है उनको मैं क्या बोलूँ। देखो प्लांट में ट्रांसफर होता है, प्लांट में ट्रांसफर होता है जो म्यूटेशन होता है सोमैटिक, क्योंकि प्लांट में मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे अभी रोज में कोई सोमैटिक म्यूटेशन है तो तुम क्या क्या करोगे, उसका लेयरिंग करोगे। ठीक है,
उसका सोमैटिक में असेक्सुअल वेजिटेटिव अगर कोई प्लांट का प्रोपेगेशन करे तो सोमैटिक म्यूटेशन तो होगा ना। ऐसा अब्सोल्यूट तो नहीं है कि सोमैटिक म्यूटेशन नहीं ट्रांसफर होगा ट्रांसफर, लेकिन ऐसा एनिमल है उसमें तो तुम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं करा पाओगे, तो उसमें नहीं ट्रांसफर होता, लेकिन प्लांट में होता है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ हेटेरोजाइगस टाल पी प्लांट ऑफ F1 जनरेशन ओपन सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस टाल एंड डॉर्फ फिनोटाइप। देखो कह रहा है बस सेग्रीगेट हो जाए, हेटेरोजाइगोट था, F1 में टाल और डॉर्फ मिल गए, तो F1 में हेटेरोजाइगोट था मतलब दोनों के कैरेक्टर थे टाल और डॉर्फ वाले, लेकिन F1 आते आते अलग अलग हो गए, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे फॉलो हुआ। और एक क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1 हेटेरोजाइगोट एंड रिसेसिव। टेस्ट क्लास का है ये, ठीक है, टेस्ट क्लास का है तो रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आप बोलो।